नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस चुनाव कार्यक्रम में वोटों की गिनती के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर लगातार दिन भर से चर्चा कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। अब करीब करीब तस्वीर साफ हो चुकी है, हालांकि अब भी कुछ नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दिखाई दे रही है और जो कांग्रेस है हिमाचल में सरकार बनाती हुई दिख रही है। 150 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त हासिल कर चुकी है। कांग्रेस भी करीब करीब 40 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है, यानी दोनों जगह सरकार बनना तय हो गया है। गुजरात में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बना रही है। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है और 150 से ज़्यादा सीटें, जो गुजरात का रिकॉर्ड था 149 सीटों का 1985 का माधव सिंह सोलंकी का, उस रिकॉर्ड को भी शायद भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी जब अंतिम नतीजे आएंगे। और ये 27 साल बाद का मौका है। माधव सिंह सोलंकी के लिए वो पहला मौका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 साल बाद का मौका है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि इस बार रिवाज बदलेगा, यानी हर बार जो पार्टी की सरकार बदलती है वो बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। लेकिन जनता ने, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है कि वो सरकार वहां पर बनाए। इस सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश पाठक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा जो एक एक सीट पर बारीकी से स्टडी करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ज्योति सिंह जी हमारे साथ होंगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा साहब भी होंगे। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से, जो गुजरात से आते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने कहा ये जीत नहीं, प्रचंड जीत है और गुजरात की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। पुरुषोत्तम रूपाला जी मौजूद हैं और गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। सर, जो गुजरात में जीत हुई है किस तरीके से देखते हैं? प्रचंड जीत हुई है। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पे, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऊपर, उस पर अपना प्रेम जताया है। तो इतना अच्छा जीत देने के लिए गुजरात की जनता को नमन है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या मतलब आप लोग और रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? अब तो टूट ही गया, इतने से ही रिकॉर्ड से ऊपर ही चल रहे हैं। हिमाचल में सर लगातार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रैलियां की, प्रधानमंत्री जी के, हिमाचल में कमी कहाँ रह गई? वो तो अब आज के दिन तुरंत तो पता नहीं लगेगा, मगर पार्टी के वरिष्ठ लोग और धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ बात करके पता लगाएंगे। आने वाले दिनों में 2024 का एक बड़ा टारगेट है और ये दो राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली में एमसीडी का भी नतीजा आया है। कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि दिल्ली से एक बड़ा संदेश आम आदमी पार्टी ने दिया एमसीडी में भी? दिल्ली में उनको जन समर्थन मिला है, उसका स्वागत है। गणतंत्र में जनता का समर्थन सबसे बड़ा मानदंड माना जाता है। तो जहां भी जिनको जनता का समर्थन मिले उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा को, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से बात कर रहे थे। गुजरात की जीत को वो प्रचंड जीत बना रहे हैं और हिमाचल पर भी थोड़ा सा अफसोस उनको है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार नहीं बना पाई। यदि नतीजों को देखें तो इस समय तक जो बहुमत आया है और रुझान जो आया है, उसमें आम आदमी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 157 सीटें हैं, अदर्स के पास 3 हैं, कांग्रेस के पास 16 और समाजवादी पार्टी के पास 1 है। वोटों का प्रतिशत भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 52.51%, कांग्रेस को 27.3% और आम आदमी पार्टी को 12.88% वोट मिले हैं गुजरात में। और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी अभी 26 सीटों पर, कांग्रेस 39 सीटों पर, इंडिपेंडेंट 3 सीटों पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 43% वोट मिले हैं और कांग्रेस को भी 43.88%, बिल्कुल बराबर का वोट वहाँ पर मिला। इस सब पर चर्चा करेंगे। कार्तिकेय राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक एक सीट पर बारीकी से स्टडी करते हैं। कार्तिकेय, आपसे समझना चाहता हूँ इन नतीजों का क्या मतलब है? आप गुजरात की बात कर रहे हैं अभी विजय जी, राइट? जी। तो गुजरात में विजय जी, मुझे लगता है कि ब्रांड मोदी एक बहुत ही कमजोर विपक्ष के सामने खड़ा हुआ था। मेरा मतलब विपक्ष से कांग्रेस है इसमें जी। और जो दूसरा नया प्लेयर आया विपक्ष में, वो खासा नया था
उसमें ऊर्जा थी लेकिन संगठन की कमी थी। इसलिए आम आदमी पार्टी का अगर आप वोट शेयर देखें आपको लगेगा 13-14% कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा हो जाता है कि सीरियसली तो आम आदमी पार्टी ने आधी सीटों पे चुनाव लड़ा था। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात ही वो दो इलाके थे तकरीबन 90 सीटों के आसपास जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव ढंग से लड़ा था, और उसमें आम आदमी पार्टी ने पाटीदार वोट और ट्राइबल वोट में काफी अच्छी सेंधमारी करी है, और वो 14% का जो आप फिगर देख रहे हैं 13-14% का, वो तकरीबन सारा का सारा वहीं से आ रहा है। और जो कांग्रेस है वो उसमें ऊर्जा नहीं थी, उसमें कहीं डायरेक्शन नहीं था, एक जिसे कहते हैं कि उत्साह की कमी थी कांग्रेस पार्टी में। 27 साल से हारती आ रही थी, शायद कहीं ना कहीं अहमद भाई पटेल की कमी भी महसूस हुई। लोकल लीडरशिप में इतनी ऊर्जा नहीं थी, आधी पार्टी का ध्यान भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ था। तो मुझे लगता है कांग्रेस ये चुनाव काफी पहले मन बना चुकी थी कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वो चाहे कुछ भी कहें, उन्हें फाइट तो पुटअप करनी ही थी, तो उन्होंने करी, लेकिन ज्यादा चांसेस हिमाचल में थे, वो कन्वर्ट कर गए। तो इसलिए ऑपोजिशन में जो चर्न है, जो एक डिसरप्शन चल रही है अभी गुजरात में, उसका फायदा भाजपा को मिला। लेकिन भाजपा के क्रेडिट में उनका अपना वोट शेयर भी 49 से बढ़कर 52-53% पहुंच गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 27 साल के राज के बाद भी उनका वोट शेयर बढ़ा है। और मुझे कहीं ना कहीं इसमें यह दिखता है कि जो पाटीदार वोट, जो ओबीसी वोट इनसे पिछली बार नाराज हो गया था और कांग्रेस के पास चला गया था, शायद उसका कुछ तबका वापस बीजेपी के पास आ गया है। तो बीजेपी ने मतलब एवरीथिंग दैट कुड गो राइट फॉर द बीजेपी वेंट राइट, कि ब्रांड मोदी और गुजरात उनका होम स्टेट, और सामने एक कमजोर विपक्ष जो ज्यादा संगठित है, और जो विपक्ष कमजोर नहीं है, ऊर्जावान है, उसमें संगठन नहीं था। इस वजह से एक से कहेंगे विपक्ष के लिए परफेक्ट स्टॉर्म, और आप बीजेपी के लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन। जी सर्वेश्वर जी, जैसे कार्तिकेय गुजरात की बात कर रहे हैं, यदि हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर क्या कमी रही कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है वापसी नहीं कर सकी? देखिए विजय सर, यहाँ हिमाचल में डिफरेंट चीज़ें थी। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री एक समय में हिमाचली ड्रेस पहन के पूजा भी करने गए थे, मतलब एक अलग मैसेज देने के लिए। लेकिन जो ब्रांड मोदी है वो हिमाचल में इसलिए नहीं चल सका कि जो कांग्रेस के जिन्होंने मुद्दों की बात की और उस मुद्दे को जनता ने सुना, जो पेंशन, ओल्ड पेंशन की बात थी, या फिर महंगाई और बेरोजगारी। मुझे लगता है कि इस चीज़ को कांग्रेस ने वहाँ ज़बरदस्त भुनाया जनता के बीच में, और वो बीजेपी को कहीं ना कहीं डेंट कर गया। आप देखिए पेट्रोल की प्राइस या सिलेंडर की प्राइस, ये आम जनता जो गरीब तबके के लोग होते हैं उसको बहुत हद तक इसको मतलब ये परेशानी में पहुंचाता है। और बीजेपी इस फैक्टर को सीरियसली नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि प्राइस राइज है इंटरनेशनल कारणों से या जो भी हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर इनको आंकलन करना होगा तो इस चीज़ पे विजय सर वो जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाले साल में पूरे 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये बड़े राज्य हैं। और ये जो 3 जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, इनका खासा असर हमें 2024 में भी दिखेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब सीरियसली जो प्राइस राइज और महंगाई और इस चीज़ों पे कुछ ठोस चीज़ें करनी पड़ेगी। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, जैसे सर्वेश्वर जी बात कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के नाम को कब तक एनकैश करेंगे, जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर भी कुछ चिंता कीजिए साहब। सर्वेश्वर जी का जो आकलन है वो अपने तरीके से शायद वो सही सोच रहे होंगे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हाल वैसी नहीं है हिमाचल में सर्वेश्वर जी जैसे गुजरात जी। पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हिमाचल में हम बड़े मनोनयन के साथ और बहुत शिद्दत के साथ अपनी लड़ी है, और हमारी लड़ाई वहाँ कांग्रेस से तो थी ही नहीं जी, हमारे अपने 21 बागियों से लड़ाई थी जी जी, जिनकी चोट से आज जो है हम कहीं वहाँ पे आहत हुए हैं और कहीं हारे हैं। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा वोट प्रतिशत जो है 0.77 है जी, अंतर जो कांग्रेस की जीत जो है वहाँ इसलिए नहीं हुई है कि कांग्रेस के कहीं वो उन मुद्दों को उठा पाई है। महेश वर्मा जी, आपने बहुत एक मार्के की बात कही है कि 21 जो बागी थे उनकी वजह से पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ा है, या वो लड़ाई जो है पार्टी की बीजेपी वर्सेस बीजेपी थी। बागियों को दूसरे शब्द में देखा जाए सिचुएशन को, तो क्या उसे नेतृत्व का अहंकार कह सकते हैं?
नहीं विजय जी, अहंकार की बात नहीं है। जिस पार्टी के पास इस तरह का सरोकार है, जहाँ पे सत्ता की, हम कह रहे हैं कि भाई आप जो है, बीजेपी की एक शाश्वत सत्य है, जो कि आप और हम जब बीजेपी कवर करते थे तो निश्चित रूप से वहाँ यही चीज दिखाई देता था। वहाँ लोग जब होते थे तो उनके पास उनकी रीति और नीति यही होती थी। जी जो आज जो गुजरात में आपको प्रचंड बहुमत मिला है, जी जिसके ऊपर हम इतरा रहे हैं, जी हम एक दिव्य नेतृत्व और प्रखर नेतृत्व जो प्रधानमंत्री का है, जी उसको हम कहीं गुरु कह रहे हैं, कहीं वो हमारे लिए ज्ञान है, कहीं अभिमान है, जी कहीं सम्मान है। तो ये आज हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये देवतुल्य कार्यकर्ता है भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे हम और आप भी कई बार रूबरू होते हैं, जिनमें इस चीज की इच्छा ही नहीं होती है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि सत्ता में जब आए तो पता नहीं क्या क्या सोच ले, क्या क्या वो करने के लिए ठान ले, या अपने लिए ही सिर्फ सोचते रहे। आज वो लोग सत्ता में हैं या नहीं है इसकी परवाह, उनका उस तरह से ग्रूमिंग हुआ ही नहीं, वो उस तरह से पल्वित और संस्कारित हुए ही नहीं जैसे अन्य पार्टी के लोग सिर्फ सत्ता और सरकार के अलावा कुछ सोचते नहीं। तो ये बहुत अंतर है। एक पार्टी जो है, जो एक डिफरेंट दिखाई देती है और पॉलिटिकल पार्टी से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो गुजरात में आप देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का वो सुपर मॉडल है जिसमें उन्होंने 2002 में शुरू करी और देश में एक रिकॉर्ड बना है। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि एक पार्टी की सरकार जो है बहुत बड़े अंतर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा अंतर, जैसे हिमाचल में 150-20 वोट से जीत के जो है वो कहीं कांग्रेस जो है सरकार में आ रही है। यहाँ बड़े बड़े अंतरों से आपको जो प्रचंड बहुमत मिला है, इस तरह का रिकॉर्ड जो है अब तक इस देश में अगर आपका आकलन किया जाए, आपके जो लोग अगर आकलन करके और उसको कहीं, ठीक है, इस पर देखते चर्चा करते हैं। आकलन करने के लिए हमारे पास हैं सब लोग, उनसे भी अभी मैं बात करूंगा। ज्योति कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है? एक तो पहले मैं बधाई दूं कि हिमाचल में आप सरकार बना रहे हैं, वापसी आपकी हो रही है वहां पर 5 साल बाद। तो जब हिमाचल में सरकार बना सकते हैं तो कांग्रेस में क्या मुश्किल, गुजरात में क्या मुश्किल थी? देखिए, दोनों दो जगह है और हर स्टेट का अपना एक पॉलिटिकल मिजाज होता है जी, और सामाजिक मिजाज भी अलग अलग है। निश्चित तौर पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी हम लोगों को चिंता करने का एक मौका है और इसमें हमें चिंता करना ही पड़ेगा जी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम लोग भी गुजरात में जो बातें कर रहे थे वो आम लोगों की बात कर रहे थे जी। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, फिर वहाँ पर जो नौकरियाँ और एग्ज़ाम्स जो बिल्कुल आम बात थी, वहाँ पर घोटाला होना, फिर आपके एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ाना, तो ये सारी आम बातें थी। आप आम लोगों की बात कर रहे थे जो सिंह साहब, और आम आदमी पार्टी ने आपका सफाया करवा दिया। हाँ, ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो कि गुजरात में भी हम लोगों ने आम लोगों की ही बातों को उठा रहे थे जी। लेकिन अब स्ट्रेटजिकली कहाँ गलती हुई है? हम लोग क्या सोशल इंजीनियरिंग करने में फेल हो गए? क्या हम अपना लीडरशिप विश्वास, लोगों में विश्वास कायम करने में कहीं फेल कर गए? ये सारे बातों पर चर्चा, चिंता की तो विषय है और पार्टी हम लोग जरूर इस पर चिंता करेंगे। ठीक लेकिन है जी, करेंगे। लेकिन आप गुजरात में देखें कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानमंत्री जो जी। सिंह साहब से कनेक्शन थोड़ा सा कट गया है, हम दोबारा उनके पास आएंगे। लेकिन आप देखें, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो सारा काम देश का छोड़कर एक स्टेट को जिताने के लिए, केवल एक स्टेट जिताने के लिए पूरा समय लगा देते हैं, तो उनका बीजेपी की भी स्थिति आप देखें कि वहां पर तो और उन्होंने कोई लीडरशिप कायम नहीं की और कोई मुद्दों पर उन्होंने बात भी नहीं की। इतने घटनाएं हुई, इतनी बातें हुई, उन पर तो कोई बात हुआ नहीं। अरे सर, ये सिंह साहब, ये तो अलग बहस है कि पॉलिटिकल जो हमारे लीडरशिप है उसको चुनावों में कितना हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे। उस बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, लेकिन ये सवाल तो अशोक गहलोत साहब के लिए भी खड़ा हो सकता है, ये सवाल तो भूपेश बघेल के लिए भी खड़ा हो सकता है। एक ही बात है। एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, एक राज्य की जनता की आपको चिंता नहीं है? बिल्कुल चिंता है। तो फिर अशोक गहलोत पर क्या जवाब है आपके पास? भूपेश बघेल पर क्या जवाब है आपके पास?
तो ये तो एक अलग बहस है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे किसी दिन। 15-16 दिन वहां जी। नहीं बैठे, 15-16 दिन वहां नहीं बैठे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जरूर वहां बैठे। गहलोत साहब तो 1 साल से ही बाहर हैं सर, उसकी अलग से बहस करेंगे उस पर किसी दिन। तो एक दिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक है, चुनाव विश्लेषक हैं, सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश वर्मा जी हैं, ज्योति कुमार सिंह है। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कार्तिकेय, ये मैथमेटिक्स मुझे समझाइए कि गुजरात में क्या हुआ है। आम आदमी पार्टी की पहले चर्चा करें कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, क्या नुकसान किया, क्या बदलाव किया। जी, आम आदमी पार्टी, मैंने आपको पहले चरण में बताया, आम आदमी पार्टी ने एसेंशियली ये मैच 5 दिन का मैच 2.5 दिन तक खेला और बाकी 2.5 दिन वो दिल्ली चले गए एमसीडी चुनाव लड़ने। जी, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे चुनाव खेला साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में। यहाँ पे उन्होंने 2 मेन चंक्स में सेंध लगाई है कांग्रेस की, पाटीदार वोट और एक ट्राइबल वोट। आप आम आदमी पार्टी को ट्राइबल वोट से नहीं एसोसिएट करेंगे, लेकिन वहाँ उन्होंने कैंडिडेट्स अच्छे खासे खड़े कर दिए। एक मैं आपको उदाहरण डेडियापाड़ा का देता हूँ। डेडियापाड़ा में उन्होंने जो बीटीपी के फाउंडर छोटूभाई वसावा, उनके राइट हैंड मैन को टिकट देकर वहां पे अपना एक परफॉर्मेंस दर्ज कराया। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि पाटीदार सीटें तकरीबन इन्फ्लुएंस वाली 36 सीटें हैं सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात में महसाणा और सूरत मिलाकर। इन सीटों में तकरीबन ऐसी 22 सीटें हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 पे आई है और 10 सीटों पे आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर आई है। जी, ट्राइबल 27 रिजर्व सीटें हैं, इनमें कांग्रेस 13 सीटों पर नंबर 2 आई है और आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर नंबर 2 आई है। तो मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाए बिना, कि इन 2 वोट शेयर्स में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को मुझे मोटी बात समझाइए भाई साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे ये समझाओ कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया क्या? मुझे लगता है विजय जी, अगर कांग्रेस को आप आम आदमी पार्टी का सारा वोट भी दे देते तब भी वो हार जाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का 13-14%, कांग्रेस 27% मिला के बनता है 41%, जो कि उनके पिछली बार का वोट शेयर है जी। और इस बार बीजेपी ने तो अपने पुराने वोट शेयर बढ़त बनाई है 53%। हाँ, ये है, कुछ ऐसी सीटें रही होंगी जहां पर मार्जिन ऐसा रहा होगा कि आम आदमी पार्टी ने स्पॉइलर का काम किया होगा, तो वो सीटें कांग्रेस को मिल जाती, लेकिन 155-157 जो भी अभी आंकड़ा चल रहा है बीजेपी का, उससे कितना नीचे आ जाती है। आखिर हम भूल रहे हैं मेजॉरिटी मार्क तो केवल 92 ही है ना? 92 है, तो वो बहुत ही बड़ी बहुमत है ये बीजेपी के लिए। इसमें वोट जोड़ के, लेकिन कांग्रेस इतनी बदहाल हालत में नहीं होती। खैर, एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, शिमला से एक बड़ी खबर आ रही है कि राजभवन में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर साहब, वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। वो राजभवन में मौजूद हैं। जयराम ठाकुर अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत गई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस हार को स्वीकार कर लिया है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जीत की बधाई भी दे दी है और अब जयराम ठाकुर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। उसके बाद सरकार बनने की नई प्रक्रिया आगे शुरू होगी। राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं जयराम ठाकुर। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर जयराम ठाकुर को पेश किया था और मुख्यमंत्री बनाया। बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो हो जाता है इस प्रकार से, कोई 1-2 इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिसके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना उचित। कोई बैठक बुलाइएगा सर आपने? करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कहाँ कमी रहेंगे। दिल्ली भी जाएंगे तो कहीं भी हम नहीं मंथन करने के लिए दिल्ली जाएंगे। देखो, पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर करेंगे, दिल्ली वाले हमको बुलाएंगे तो जरूर, हाँ, अपनी बात जरूर कहने की जाएगी। थैंक यू। ये जयराम ठाकुर साहब हैं, मुख्यमंत्री निवर्तमान कहना चाहिए, जो इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे हुए हैं और वो इस्तीफा सौंपेंगे अपना। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को बधाई भी दी है, जीत की बधाई दी है और हार अपनी स्वीकार कर ली है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर जी, जैसे कार्तिकेय बात कर रहे थे, आता हूं कार्तिकेय आपके पास, कि आम आदमी पार्टी ने कितना नुकसान किया या कितना वोट हासिल किया, आप कोई और फैक्टर समझते हैं? मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से क्यों हारी, कौन कौन उनके दुश्मन रहे?
देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो उन्होंने गुजरात चुनाव में पहले से ही सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनका कहना था कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम एक अलग स्ट्रेटेजी के तहत इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो उनका 2017 का परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को वो बनाए नहीं रखे। जैसे कि जो भी मुद्दे हैं वो अगर हिमाचल में वो जीत सकते हैं तो वही मुद्दे गुजरात में भी हैं। जैसा मैंने बात किया था कि बेरोजगारी हो या प्राइस राइज हो, लेकिन वो उस मुद्दे को ठीक से बुना नहीं पाए। दूसरी बात, जो कि उनके नेताओं का कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, और गुजरात ऐसा राज्य है, अगर नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं आप उन्हें हरा नहीं सकते। अगर आप अभी सर जैसे आम आदमी पार्टी की बातें हो रही थी तो देखिए 1985 में मैं बीजेपी का वो देख रहा था, डेटा देख रहा था, उस समय उन्हें 11 सीटें मिली थी और 14% के आसपास वोट मिले थे, और 1995 में जाके वो सत्ता हासिल किए थे गुजरात की। जी, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो उस चुनाव में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी जी गुजरात में जी। तो 9 से 150 पर वो पहुंच गए हैं, 150 पे पहुंच गए। और ये आम आदमी वाला जो फैक्टर है, मैं उसमें देख रहा हूं कि कांग्रेस ने यहाँ पे उनको वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। उस तरीके से कांग्रेस ने लड़ा नहीं, तो 10 साल लगे थे बीजेपी को वहां पे। अगर मैं 1985 से कर रहा हूं तो आज आम आदमी पार्टी 5 या 6 जो भी सीट ला रही है और वोट शेयर 12% ले रही है, तो आने वाले भविष्य में वो कांग्रेस को वहां पे रिप्लेस करने के जो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो जो कहते हैं, तो मे भी ऐसा हम लोग देख सकते हैं आने वाले भविष्य में। जी ज्योति सिंह जी, सर्वेश्वर जी तो और अगले 5 साल बाद के लिए डरा रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी वहां पर रिप्लेस कर देगी कांग्रेस को पूरी तरह से। नहीं, वो देखिए वो पानी का बुलबुला है और वो बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ही सर उन्होंने तो आपको दिल्ली में इतना गहरा जख्म दिया है कि 15 साल की सरकार को गए हुए 8 साल हो गए। आप दिल्ली की आप बात किए तो दिल्ली के मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाह जी जी इशूदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे जी। फिर जितनी जितनी लोगों की समस्याएं आती जाएगी वो जुड़ते जाएंगे, लेकिन आप लिख कर रखना कि आज जिस तरह से भाजपा को बम्पर जीत मिली है, मैं उस सबको अभिनंदन देता हूं। उससे भी ज्यादा बम्पर जीत 2027 में आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ये लिख कर रखना जी। क्यों? क्योंकि अभी तक इतनी जीत मिलती नहीं है, और जब टॉप पर भगवान पहुंचाता है तो फिर टॉप से ऊपर कोई होता नहीं है, वापस गिरना होता है। इसलिए 2027 में आम आदमी पार्टी का एक एक सैनिक फिर से आएगा गुजरात में, और अभी से 2027 की तैयारी शुरू करके इनसे भी ज्यादा बम्पर जीत हासिल करेंगे हम जी। ये थे इशूदान गढ़वी साहब, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी है, वोट परसेंटेज ठीक रहा है उनका करीब 13%, लेकिन इशूदान गढ़वी खुद भी चुनाव हार गए हैं। महेश वर्मा साहब, जिस तरह से गढ़वी साहब ने चेतावनी दी है कि 2027 में वो टॉप पर आएंगे, वो सरकार बनाएंगे, वैसे तो आप खुश होंगे इन दिनों कि आपने आम आदमी पार्टी को तैयार किया और कांग्रेस को सफाया करते रहे। पहले आपने दिल्ली में किया, फिर अभी हिमाचल में भी उनका थोड़ा सा नुकसान किया, और गुजरात में कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिए एमसीडी में आप ही के कांग्रेस के कंधे पर चढ़ के आप ही को साफ कर दिया उन्होंने, और गुजरात के लिए अभी गढ़वी साहब चेतावनी देकर गए हैं। नहीं, ये सब इनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है विजय जी। जैसे आपकी कार्तिक की जी जो बात कह रहे थे, उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो और थोड़ा सा आपके दर्शकों को कहीं लाभ होगा इस राजनीतिक विश्लेषण का जी। कि जैसे आदिवासी क्षेत्र में या पाटीदार क्षेत्र में, जहाँ पे पाटीदार बाहुल क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा बहुत इन लोग को सफलता मिली जी। लेकिन आप सोचिए कि जिस सूरत में इन्होंने नगर निगम में अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे अभी आपने दिल्ली की बात करी कि 2020 की बात है कि 57% मत था, आज 42% मत पे आ गई है। तो केजरीवाल जो एक तालीख है राजनीति का, उसको हम कहीं ना कहीं काउंटर कर पाए हैं इस गुजरात इलेक्शन में, और वो भी अच्छी तरह से हमने मजम्मत करी। उसी के कारण जो है कहीं कांग्रेस का ये जो आप थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं, कहीं ये कांग्रेस इकाई हो गई थी ये दिल्ली में, ये कांग्रेस इकाई नहीं हो पाई वहां पे गुजरात पे।
नहीं तो ये कांग्रेस इकाई बन के रह जाती वहाँ। महेश जी, आम आदमी पार्टी तो 1% भी वोट नहीं मिला था 2017 में, आज 13 गुना वोट मिल गया, 13% वोट मिल गया। कार्तिकेय, ये जो बात आप कह रहे हैं ना जी, ये मैं अभी फिर आपसे कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो कोई जगह उसने हमारी ले ली है, या जो आदत रही भारतीय जनता पार्टी की उसका परिणाम है कि आज वहाँ हम बहुत बड़ी जीत प्राप्त किया हमने। लेकिन हिमाचल में सब निराशा हाथ लगी। हिमाचल का एक ट्रेंड रहा, वहाँ पर रिवाज है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हमने रिवाज तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाए, कोई बात नहीं, अगली बार लड़ेंगे, जीतेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? दावा कर रही थी गुजरात हिमाचल दोनों में सरकार बनाएंगे। नहीं, उन्होंने लिख के दे दिया था, वो इतने बड़े पंडित और जोशिताचार्य उन्होंने लिख के दे दिया था कि कांग्रेस बीजेपी जा रही और हम आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ है वो आज के दिन, ढूंढना चाहिए, उनसे ही पूछिए। सर्वाधिक जमानत जब्त यदि किसी राजनीतिक दल की। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता जिंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज़ हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब चलता था। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना, गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बहुत बहुत बधाई। जितने गुजरात में कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार कैंपेन किया, आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद फिर से अपने को काम पे लगना है। और एक चीज़ है, चुनाव आते जाते रहेंगे, हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। वो सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब चुनाव हो गया, अब हम अपने अपने घर चले जाएं और हम अपने लोगों की सेवा करो, अपने समाज की सेवा करो, अपने गांव की सेवा करो, अपने मोहल्ले की सेवा करो। कहीं कोई दुखी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी हमेशा सेवा करनी है। चाहे वोट मिले ना मिले, वोट मिलेंगे, अच्छा काम करोगे वोट भी मिलेंगे, लेकिन केवल वोट के लिए अपने को काम नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को, जो गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव पर बोल रहे थे, और उन्होंने बधाई दी कि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। उसको 13% वोट मिल गए हैं। चौथा राज्य है वहाँ पर, दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद, जहाँ एक बड़ा वोट परसेंटेज जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। इसलिए वो देश की नौवीं राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इस पर हालांकि इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। हम चर्चा कर रहे हैं इन चुनावों पर। हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय, 29,000 वोट मिले थे 2017 में आम आदमी पार्टी को, आज 39 लाख मिले हैं। और केजरीवाल जी ने कहा कि इस बार हमने किला भेदा है, अगली बार किला जीतेंगे। क्या सोचते हैं आप? आपके शो का नाम है विजय जी 22 का बॉस।
तो मैं इस समय कंफ्यूज्ड हूँ कि असल में 2022 का बॉस कौन है। मैं कारण बताता हूँ आपको जी। आप अगर आम आदमी पार्टी के लिए ये वर्ष देखें, ये वर्ष शुरू होता है उनका पंजाब में सरकार और गोवा में 2 MLA, इसके साथ उत्तराखंड में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता है, मैं मानता हूँ, और अंत होता है 2 अच्छे दिन रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए अगर आप उनको सही नजरिए से देखें तो। कल एमसीडी में बीजेपी की सरकार गिराकर एमसीडी में बनाना सरकार, उनका मेयर बनना चाहिए कायदे से, और आज 10% से ऊपर गुजरात जैसे टफ स्टेट में वोट शेयर लाकर नेशनल पार्टी बन जाना, ये अपने आप में कुछ कहता है। और बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा साल रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर से शुरुआत करी और अंत कर रहे हैं गुजरात की इस बम्पर जीत के साथ। लेकिन फिर वही बात है डेविड वर्सेस गोलायत, है ना, कि ये अभिमन्यु का जो चक्र बनाया गया आम आदमी पार्टी के आसपास, क्या ये अभिमन्यु उस चक्र से निकल पाया? मुझे लगता है निकल पाया। तो मुझे लगता है कि 22 का बॉस टाई रहा आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच। लेकिन मैं एक और बात के साथ अपना सबमिशन दूंगा कि साल का अंत हो रहा है 3 चुनाव के रिजल्ट 1-1-1 के साथ जी। मुझे मैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं, लोकतंत्र में, मुझे खुशी है इस बात की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसी भी लोकतंत्र के लिए, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन खतरा है। तो ऐसे अगर प्रतिस्पर्धा बनी रहे पार्टियों के बीच में और अच्छे चुनाव लड़कर जीतती रही अलग अलग पार्टियां, तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी उससे प्रमोट होती है। तो ये इस बात से हम सब देशवासियों को खुशी लेनी चाहिए कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग मैनिफेस्टोज लाकर लोगों का दिल जीत पा रही हैं और लोग उनको वोट कर रहे हैं। जी, ये लोकतंत्र की मजबूती भी है। महेश वर्मा साहब, आपने भी केजरीवाल साहब को सुना, वो एक वार्निंग आपको देकर गए हैं कि इस बार किला भेदा है, अगली बार किला जीतेंगे। जी, क्या मैं एक बात जोड़ दूं त्रिवेदी जी प्लीज? हाँ, कि बीजेपी समझती है कि आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गुजरात में बहुत खतरे वाली बात है। मुझे इनके 6 MLA पे भरोसा नहीं है, वो कब कहाँ चले जाएं। लेकिन जो तो 13%, हाँ, ये 13% जो वोट शेयर है ना, ये खतरे की घंटी बन सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव के अंत तक आते आते बीजेपी ये कहने लग गई थी हमारी ऑपोजिशन तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी तो ऑपोजिशन ही नहीं है, वो तो कांग्रेस है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब बीजेपी समझती है कि अगर हिंदी पट्टी में इस समय जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का कंपटीशन है, वहां पर अगर कोई ऐसा कम्युनिकेटर है जो इस समय बीजेपी के कम्युनिकेशन को मैच कर सकता है, हालांकि उसका संगठन कमजोर है लेकिन करिश्मा बराबर ही है, कम नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है बीजेपी जैसी चतुर पार्टी ये समझती है कि यहां पर खतरा बन सकता है और मुझे लगता है कि अगले 5 साल गुजरात की राजनीति में बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जी, महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, केजरीवाल साहब के बयान पर? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? एक और बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास मिल रही है कि हार के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हिमाचल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार होने के बाद जयराम ठाकुर ने हार को स्वीकार किया, कांग्रेस को बधाई दी और अब राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो जयराम ठाकुर साहब जो पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान चेहरों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने आज चुनाव नतीजों के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब कांग्रेस के सरकार बनने की रास्ता शुरू हो गया है, खुल गया है। गुजरात चुनाव में मिली जीत के बाद रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे चर्चा शुरू। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है और जीत पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दर्शना विक्रम जरदोश मैम मौजूद हैं। मैम, गुजरात की बात हो रही है, શું ચાલે છે ગુજરાતમાં? બહુ સારું ચાલે છે અને બહુ મજા આવી। सबसे ज़्यादा वोटों से और सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने का आनंद ही कुछ और है और सभी गुजरात की जनता ने जिस तरह से भरोसा रखा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मेहनत और उनकी अपेक्षा को परिपूर्ण किया है कि भूपेंद्र भाई का रिकॉर्ड वो हम लोग तोड़ेंगे, वो हमने करके दिखाया है। तो बोलते हैं वो करते हैं और उसे ही भरोसा कहते हैं और भरोसे की सरकार कायम रहेगी। मैम, आप सूरत से आती हैं, सूरत का जब जिक्र होता है तो आम आदमी पार्टी का जिक्र हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत गुजरात में सूरत से की, लेकिन सूरत में 7 की 7 सीटें
तो भारतीय जनता पार्टी की हो गई। नहीं, सूरत की 12 सीट है और इसके साथ में जिले की जोड़कर 16 सीट है। तो ये 16 सीट हमेशा बीजेपी की ही रही। जब पिछले 5 साल पहले चुनाव में जीएसटी के कारण तब भी राजनीति हुई थी। कॉरपोरेशन में कुछ क्षणिक उसके कारण उनके लिए वो रहा होगा कि उनको लगा होगा कि यहाँ पे राजनीति हो सकती है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस की क्या स्थिति देखती है गुजरात में? कांग्रेस मुक्त भारत में सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुजरात होगा, जहां कांग्रेस मुक्त हो जाएगी गुजरात। बातचीत कर रही थी विक्रम जरदोश मैम। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला दर्शना जरदोश से बात कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं। सर्वेश्वर जी, आप क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल साहब ने चेतावनी दी है कि 2022 में किला भेदा है, 2027 में किला जीतेंगे? देखिए विजय सर, बीजेपी और कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कोई ऐसा ठोस आइडियोलॉजी नहीं है जिसके बलबूते वो ये काम करेगी। मैंने अभी पहले आपको से चर्चा की थी और आपने भी बताया था कि अब बीजेपी 1985 से अगर तुलना करें तो 1995 में जाके वो सत्ता हासिल की थी। 10 साल उन्हें भी लग गए थे 14% वोट से लेके आगे बढ़ने के लिए। तो अभी आम आदमी पार्टी को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये नहीं कि किला भेद दिया है अगली बार किला फतेह कर लेंगे। इस चीज में अभी उनको बहुत मतलब जो कहिए, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं कम से कम गुजरात में? अगर कांग्रेस अगर सचेत नहीं हुई तो सचमुच वो रिप्लेस करके नंबर 2 की पार्टी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विजय सर देखिए, जहां भी कांग्रेस कमजोर हुई है आम आदमी पार्टी वहां जाती है और चुनाव लड़ती है। साउथ में अगर इलेक्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी कहीं पे सुगबुगाहट भी नहीं है। ये हिंदी बेल्ट की सीटें देख लें, नॉर्थ के देख लें राज्य, वहीं पे आम आदमी पार्टी अपना जलवा कायम करने के लिए जा रही है। तो ये बात कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है बीजेपी से ज्यादा, कि कांग्रेस अगर नहीं सुधरेगी तो आम आदमी पार्टी उसको राज्य दर राज्य उसको रिप्लेस करती जाएगी। जी महेश जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं विजय जी, जो आपने मेरे से सवाल किया कि केजरीवाल जी का भी जो बयान आया कि अभी तो हम किला भेदे और बाद में किला जीतेंगे, ये बेतुकी बयान है जी। अगर आपको सही समझ में आता तो गुजरात के मद्देनजर आपको वो सवाल उठाना चाहिए, वो मुद्दे कहीं ना कहीं परिलक्षित करके बात करनी चाहिए जी। आज वहाँ जो गुजरात की जरूरत है उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी की। जैसे अभी धन्ना सेठों को इन्होंने चुनाव जिताकर दिल्ली में, अब इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शंकित हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी तरफ से दूसरी तरफ न चले जाएं। ठीक है, तो ये सोच जो है ना, इस सोच के साथ आप कहीं किला नहीं जीत पाएंगे। जी ज्योति जी, करना होगा। वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपका चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी गुजरात में? जी बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही बताया कि देखिए वो पानी का बुलबुला है। अभी क्या है कि मैं पहले बताया आपको, गुजरात में हमारी हार ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में और लीडरशिप फेथ लोगों को विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं। लेकिन आप तो इस बात को मानेंगे कि मुद्दे तो वही है, भले भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट किया है, लेकिन मुद्दे तो वही है। मुद्दे तो आज भी वही है, बेरोजगारी रहेंगे ही, नौकरी नहीं है। ठीक है। और जहां तक दिल्ली की भी जो बात है, दिल्ली में भी आप देखें जितने डेवलपमेंट है वो शीला दीक्षित की हुई है। ठीक अब है। ये आके रेवड़िया बांटते हैं और अब ये शीला जी को कब तक याद करेंगे? जी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सर्वेश्वर काफी नहीं करते यार, यार ठीक से करते तो शायद शायद कैंपेन। विजय जी, मैं दो पंक्तियां हैं जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी गुनगुनाया करते थे, क्या तो मंगल सुमन जी ने लिखी थी। उसकी पंक्तियां हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो यहाँ आज आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और कांग्रेस, सबके लिए यह सटीक बैठता है। बिल्कुल सबके लिए सटीक बैठता है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, जीवन का सच है। संघर्ष पथ पर चलते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, तुरंत लौट कर आते हैं ब्रेक के बाद।